गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, 1 ते 4 पर्यंतम अधोलिखित गद्यांशाधारेण समाधेया, अर्थात जो 1 से 4 तक के प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ सह के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, प्रताप का अनेकों बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, जो प्रमुख युद्ध था वो हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए यह हल्दी घाटी इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामके अश्वे आरोही। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इस नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, जो प्रताप की सेना थी वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक नुकसान हुआ, अति क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता, जो मुगल सेना थी वो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता यानी लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनक्षति धन क्षतिश्च संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जन क्षति यानी लोगों की क्षति और धन का नुकसान हुआ, संजाता यानी हुआ। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित होने लगी, टूटने लगी। परम प्रतापे कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य गुहा प्रदेशों में अर्थात जंगल और गुफाओं के प्रदेशों में उसित्वा यानी छिप करके, स्वयं संकल्प सिद्धये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत सेना को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, सेना को एकत्रित करना और उनको प्रशिक्षित करना बहुत वित्त साध्य कार्य था, अर्थात बहुत पैसे का इसमें काम था। तो इससे संबंधित जो प्रश्न रखे हैं हमने उनको देखते हैं। संजाता शब्द उपसर्ग है अस्ति, जो संजाता शब्द है इसमें उपसर्ग है। स उपसर्ग, सम उपसर्ग, ता उपसर्ग या सह उपसर्ग। तो संजाता शब्द की बात करें, संजाता शब्द में सम तो उपसर्ग है, उसके अलावा जन धातु है और इत्ते प्रत्यय। सम उपसर्ग जन धातु और इत्ते प्रत्यय से संजाते शब्द बना। अब इस संजात शब्द में स्त्रीलिंग करके या टाप प्रत्यय लगाते हैं तो संजाता शब्द बन जाता है। संजाता शब्द में सम उपसर्ग है, जन धातु है और इत्ते प्रत्यय से संजाता शब्द बना है। इसलिए उपसर्ग की बात करें तो संजाता शब्द में सम उपसर्ग होगा, इसलिए राइट आंसर होगा वे। नेक्स्ट, प्रत्यय विषये असत्य मेलनम वर्तते, प्रत्यय के विषय में असत्य मेलन है। उसित्वा में इत्वा प्रत्यय, प्रदर्शितवान तवतु प्रत्यय, जाता इत्ते प्रत्यय और कार्यम नबुल प्रत्यय। देखिए, जो उसित्वा शब्द है इसमें जो धातु है वो है बस धातु। बस धातु में इत्वा प्रत्यय करते हैं तो उसित्वा शब्द बन जाता है। बस धातु में इत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उसित्वा शब्द बनता है। संप्रसारण आदेश हो जाता है, यहाँ पर बै का उ हो जाता है। प्रदर्शितवान, जो प्रदर्शितवान शब्द है, प्रदर्शितवान शब्द में प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से पूर्वक दृश्य धातु
और तवतु प्रत्यय, तो ये भी हमारा सही है। इसमें प्र उपसर्ग, दृश्य धातु और तवतु प्रत्यय, तो ये भी सही है। ये ऐसा ही है, इसमें बस धातु और इत्वा प्रत्यय है, जबकि प्रदर्शितवान में प्र उपसर्ग, दृश्य धातु और तवतु प्रत्यय है, तो ये भी सही है। इसके अलावा जो जाता शब्द है, ये अभी देखा हमने संजाता, इसमें सम उपसर्ग था संजाता में, तो सम उपसर्ग अलग कर दिया है, इसलिए इसमें जन धातु है और इत्ते प्रत्यय। जन धातु और इत्ते प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप जाता बनता है, तो ये भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। इसलिए यहाँ पर जो गलत है वो दे हो जाएगा। कार्यम में नबुल प्रत्यय नहीं है, इसमें क्री प्लस नबुल प्रत्यय न होकर के नियत प्रत्यय होगा। जैसे क्री प्लस नियत प्रत्यय कार्यम, ह्री प्लस नियत प्रत्यय हार्यम, इस प्रकार से इसमें शब्द बनते हैं। इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कार्यम। कार्यम शब्द में नबुल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि नबुल प्रत्यय में अवशेष रहता है। जैसे कारक शब्द होता है, कारक शब्द में क्री प्लस नबुल प्रत्यय करने पर कारक शब्द बनता है, तो इसमें नबुल प्रत्यय नहीं है कार्यम में, इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पर द हो जाएगा। सेनया शब्दे विभक्ति अस्ति, सेनया जो शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया, व पंचमी, से षष्ठी या द सप्तमी? तो दोस्तों जो सेनया शब्द है, सेना, इसके जो रूप हैं वो लता की तरह चलेंगे, क्योंकि आकारांत शब्द है, इसलिए लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतिया, यानी सेनया और लतिया, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए। जो सेनया शब्द है वो तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट, मुख्य उद्यम इत्यत्र समास है अस्ति, मुख्य उद्यम इस शब्द में समास है। ए कर्मधारी समास, ब तत्पुरुष समास, से द्विगु समास और द द्वंद्व समास। इसके समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह होगा इसका मुख्यम च तत् युद्धम, मुख्यम च तत् युद्धम। युद्ध कैसा था? मुख्य। यहाँ पर युद्ध की विशेषता बतलाई जा रही है, विशेषण विशेष का प्रसंग होने पर कर्मधारय समास होता है। मुख्यम च तत् युद्धम, यह इसका समास विग्रह होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, प्रश्न 5 पर्यंतम अधोलिखितम पद्यांशाधारेण समाधेया, अर्थात जो 5 से और 8 तक के प्रश्न हैं वो इस पद्यांश पर आधारित हैं। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहाद्रम भावकै रसे विशिष्ट है, शुष्को अपि नित्य सरसे से देश है। अर्थात शरीर विज्ञान के विचक्षणेन, शरीर विज्ञान के शास्त्री, प्रशंसितो अयम प्रशंसा किया गया, चरकेश्वरन आचार्य चरक के द्वारा, अर्थात चिकित्सा विज्ञान के शास्त्री या शरीर विज्ञान के शास्त्री आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित, स्नेहाद्रम स्नेहपूर्ण है, भावकय रसे विशिष्ट है, अनेकों भावों और रसों से युक्त है, शुष्को अपि शुष्क होने पर भी नित्य सरस है, स देश है, वह देश अर्थात राजस्थान प्रदेश नित्य सरस है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। अस्मिन श्लोके छंदे प्रयुक्त है, इस श्लोक में छंद प्रयुक्त हुआ है। ए इंद्रवज्रा, ब उपेंद्र वज्रा, से उपजाति और द अनुष्टुप छंद। देखते हैं दोस्तों कौन सा छंद होगा। छंद का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले वर्णों को की गणना करनी है, कितने वर्ण हैं। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ तक 11 हो गए दोस्तों। इधर भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 वर्णों का है। जिस छंद जिसमें 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, उसमें 3 छंद बनते हैं। एक तो इंद्र वज्रा, एक होता है उपेंद्र वज्रा
और एक होता है उपजाति। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। जो इंद्रवज्रा छंद होता है, इंद्रवज्रा छंद में पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है, जबकि जो उपेंद्र वज्रा छंद में पहला वर्ण लघु होता है, और जबकि जो उपजाति छंद होता है वो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है उपजाति। इंद्र वज्रा में पहला वर्ण बड़ा होगा, उपेंद्र वज्रा में पहला छोटा होगा। अब इनको याद कैसे रखें? जैसे सरपंच है वो बड़ा होता है और उप सरपंच वो छोटा होता है, तो वैसे ही इंद्र है वो बड़ा है और उप प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस इंद्र गुण संधि, मतलब छोटा, तो उपेंद्र में पहला वर्ण छोटा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद भी रख सकते हैं, इंद्र वज्रा में पहला वर्ण बड़ा होगा, जबकि उपेंद्र वज्रा उप प्लस इंद्र मतलब इंद्र से छोटा, तो इसमें छोटा हो गया। तो देखते हैं इनमें एक बार लगा करके। यहाँ पर से है, से छोटा है अर्थात यहाँ लघु की मात्रा है। उसके बाद प्रे, तो यहाँ पर भी छोटा ही है। इसके बाद स्नेह, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा। और शुष्को, यहाँ तो छोटा है लेकिन बाद में आधा वर्ण आने के कारण ये भी गुरु हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों की बन रही है। नीचे वालों में इंद्र वज्रा है और ऊपर वालों में उपेंद्र वज्रा है, इसलिए दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वो होता है उपजाति छंद। इसलिए इसमें जो छंद होगा वो होगा उपजाति छंद। इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपजाति से, क्योंकि इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिला जुला रूप है। इंद्र वज्रा में जो पहला अक्षर होता है वो बस पहला याद रख लें, 11 वर्ण गिन लें और पहला अक्षर याद रख लें। इसमें पहला अक्षर होता है बड़ा और उपेंद्र में होता है छोटा। याद कैसे रखेंगे? सरपंच होता है बड़ा और उप सरपंच यानी उप इंद्र ये हो गया छोटा। नेक्स्ट, चर के स्वरेन इत्यत्र संधि। चर के स्वरेन यहां संधि है, ए यन संधि, बे वृद्धि, से गुण और दे विसर्ग। तो इसके संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होगा चरक प्लस ईश्वरेन, अर्थात ए के बाद ई आई है और ए और ई मिलकर के ए हो गए हैं, गुण आदेश हुआ है यहां पर, इसलिए जो संधि का नाम होगा वो होगी गुण संधि। चरक प्लस ईश्वरेन, ए और ई मिलकर के ए बनते हैं गुण संधि में। नेक्स्ट, विशेषणम विशेषण पदम नास्ति, विशेषण पद नहीं है। ए शुष्क है, वे विशिष्ट है, से सरस है और से देश है। तो प्रसंग में देखते हैं एक बार पद्यांश में। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो, तो प्रशंसित, स्नेहाद्यम स्नेहपूर्ण, भावकय रसे अनेकों भावों और रसों से युक्त, शुष्क सूखा होने पर भी, सरस है, नित्य, वह देश, अर्थात यहाँ पर जितने भी ये शब्द हैं वो सब देश शब्द की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ पर जो विशेष पद है वो देश है, और जबकि जो विशेषण पद हैं शेष, जैसे सरस है, अनेकों रसों से युक्त, शुष्क, सूखा, भावकय रसे विशिष्ट है, अनेकों भावों और रसों से युक्त, प्रशंसित, ये सभी शब्द देश शब्द की विशेषता बतला रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर विशेषण पद देश को छोड़ करके सभी हो जाएंगे। तो विशेषण पदम नास्ति, विशेषण पद नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें शुष्क भी विशेषण पद है, विशिष्ट भी है, सरस भी है, लेकिन जो देश है वो विशेषण पद नहीं होकर के विशेष पद है, इसलिए राइट आंसर होगा दे। विचक्षणेन शब्दे विभक्ति अस्ति, विचक्षणेन शब्द में विभक्ति है, ए द्वितीया, व तृतीया, से पंचमी और दे सप्तमी। विचक्षणेन, विचक्षण जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति होगी, जैसे रामेन, रामेन की तरह ही इसमें भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी विचक्षणेन। तो राइट आंसर होगा बे। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है, 63 या 64, व 40 या 50, से 32 या 33 और दे 26 या 27। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो है 63 या 64, जबकि जो स्वरों की संख्या है वो है 21 या 22। और कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो होती है 63 या 64 मानी है पाणिनि जी ने।
न्यायात पथे प्रविचलन्ति वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तित। तो इस वाक्य को लोट लकार में परिवर्तन करना है, अर्थात आज्ञार्थक में। यह लट लकार में दिया हुआ है। न्यायात पथे प्रविचलस्यन्ति, अर्थात जो न्यायात पथे है ये तो चारों में समान ही है, तो हमें केवल इसको देखना है। लोट लकार में रूप चलते हैं, जैसे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठा पठामे, तो इसके हो जाएंगे प्रविचलतु प्रविचलिताम प्रविचलंतु। अर्थात यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष जो बहुवचन का रूप है। प्रविचलिष्यति ये नहीं होगा क्योंकि ये तो लिट लकार में है। प्रविचलित ये भी नहीं होगा, ये विधिलिंग लकार का है। और जबकि प्रविचलंतु ये है, ये लोट लकार का रूप है। और अविचलत शब्द है, यह है लंग लकार का रूप है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पर न्यायात पथे प्रविचलंतु, यह लोट लकार का रूप होगा, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों से। नेक्स्ट, से तंडुलेन ओदनम पचती वाक्यम इदम संशोधित। इस वाक्य का संशोधन करना है। से तंडुलेन ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है। तो से तंडुलान ओदनम पचती, से तंडुलेन ओदनम पचती, से तंडुलानम ओदनम पचती, या से तंडुलात ओदनम पचती। जो पच धातु है, पच धातु के योग में यह 16 द्विकर्मक धातुओं में से है। इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति कौन से में है। से तंडुलात ओदनम पचती, तो यहां पर इसमें पंचमी है, इसलिए ये नहीं होगा। तंडुलानम ये भी नहीं होगा। तंडुलेन ये भी नहीं होगा। जबकि जो से तंडुलान ओदनम पचती, यहां पर तंडुलान शब्द में द्वितीय विभक्ति है और ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति है, इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ए, से तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से, यहां बहुवचन का रूप है। और ओदनम इसमें भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा से तंडुलान ओदनम पचती। सर्वे गुणा आश्रयंती, सभी गुण आश्रित होते हैं। निधानम, कांचनम, सौंदर्यम या ज्ञानम, ये सूक्ति है, तो इसमें क्या आएगा वो भरना है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, अर्थात सभी गुण होते हैं वो सोने पर आश्रित होते हैं, अर्थात स्वर्ण पर आश्रित होते हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये राइट आंसर होगा बे। मया फलानी खाद्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। मया फलानी खाद्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीया में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जबकि जो कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं उनमें कर्ता तृतीया में होता है और जो कर्म होता है वो प्रथमा में होता है और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार होती है। तो इसमें मया शब्द है, ये अस्मत् का तृतीय विभक्ति है और फलानी शब्द फल की प्रथम विभक्ति है और यहाँ पर जो क्रिया है वो भी कर्म के अनुसार है, अर्थात ये वाक्य हमारा कर्मवाच्य का है। अब कर्मवाच्य को हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, अर्थात 311 को 121 में बदलना है। कहने का मतलब तृतीय विभक्ति को प्रथमा में, तो मया की जो प्रथम विभक्ति होती है, मया के अस्मद की तरह रूप चलते हैं। अहम अवम वयम, माम अवम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, तो अहम होगी। जबकि जो फलानी शब्द है, फलानी शब्द फल का बहुवचन शब्द है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसके दोनों विभक्ति में प्रथमा और द्वितीय समान ही होती है, इसलिए अहम फलानी अहम फलानी। इसके बाद अब यहाँ पर जो ये वाक्य है ये कर्म वाच्य का है, इसलिए कर्म के अनुसार क्रिया आई है। जबकि जो कर्तृवाच्य में हम बदलेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, अर्थात यहाँ पर अहम फलानी खाद्यन्ते, इसमें तो जो क्रिया है वो बहुवचन की है क्योंकि इसमें तो क्रिया के अनुसार है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे क्योंकि मया प्रथम विभक्ति होती नहीं है, अहम होती है। अब देखते हैं इसको बे, बे यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि अहम फलानी खादामी, यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है,
इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। अहम आबम वयम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, इसलिए खादामी भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो यहां पर मया तृतीया को प्रथमा में बदल दिया गया, फलानी को प्रथमा को द्वितीया में बदल दिया, और जो क्रिया है क्रिया को कर्ता के अनुसार करने पर कर्तृवाच्य का वाक्य बन जाता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर होगा वे। भिकारियों को धन दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। भिकारियों को धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि, वे भिक्षुकान धनम देहि, से भिक्षुकम धनम देहि, और दे भिक्षुकेभ्य धनम देहि। तो यहां पर जो भिकारियों को धन दो, भिकारी एक नहीं है, बहुत हैं, और देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसलिए भिक्षुकाय यहां भी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, भिक्षुकान इसमें चतुर्थी नहीं है, और भिक्षुकम इसमें भी चतुर्थी नहीं है, और भिक्षुके यहां भी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसलिए इन दोनों में से कोई एक होगा। भिक्षुकाय शब्द है, भिक्षुकाय शब्द में तो एक वचन है, जबकि जो भिक्षुकेब शब्द है यहाँ पर बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, और भिकारियों को यहाँ पर भिकारी भी बहुत हैं, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा दे। भिक्षुकेभ्य धनम देहि। भिक्षुकाय ये नहीं होगा क्योंकि यह एक वचन में है, जबकि जो भिक्षुकेभ है ये बहुवचन का रूप है, इसलिए भिक्षुकेभ्य धनम देहि यही राइट आंसर होगा। जबकि जो भिक्षुकान शब्द है यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है, भिक्षुकम यहाँ भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों दे। भानु इत्यस्य विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। भानु यहां पर जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान बताना है। ए कंठ है, व तालु, से दंता, और दे ओष्टव। तो जो विसर्ग होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, लेकिन विसर्ग का स्थान वह भी होता है जिस मात्रा के बाद, अर्थात जिस स्वर के बाद वह लगा हुआ होता है। तो यहां पर विसर्ग ऊ के बाद लगा हुआ है, भानु में ऊ की मात्रा है, अर्थात ऊ के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान उस स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। इसलिए उपपद मानिया नाम ओष्टव, अर्थात जो ऊ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ट, इसलिए यहाँ जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो भी ओष्ट ही हो जाएगा। अलग से बात करें तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन विसर्ग का उच्चारण स्थान यदि स्वर वर्ण के बाद आए तो वही उच्चारण स्थान होगा जो स्वर वर्ण का होता है। यह विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऊ का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा, और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर दे। नेक्स्ट, प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय संस्कृत शिक्षणे कस्य विधेय प्रयोगे कृत है। प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ए अनुवाद विधि, बे प्रत्यक्ष विधि, से पाठशाला विधि, और दे पाठ्य पुस्तक विधि। जो प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय हैं उन्होंने प्रत्यक्ष विधि का संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया था, इसलिए राइट आंसर होगा यहां पर बे। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो अंतिम कौशल है वो कौन सा है। ए संभाषणम, वे श्रवणम, से पठनम, और दे लेखनम। तो कौन सा होगा इनमें से संस्कृत भाषा शिक्षण का जो अंतिम कौशल है। कौशलों की बात करें तो 4 होते हैं। पहला होता है सुनना, अर्थात श्रवणम। सुनने के बाद बालक बोलेगा, तो उसके बाद होता है वाचनम या फिर वदनम। उसके बाद सुनेगा फिर बोलेगा, बोलने के बाद पढ़ेगा, तो उसके बाद होगा पठनम, और लास्ट में बच्चा लिखेगा, तो लेखनम। श्रवणम, वाचनम, पठनम और लेखनम, अर्थात इस प्रकार से यह भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं उनका क्रम होता है, जबकि जो लास्ट है अर्थात अंतिम कौशल है वो है लेखन कौशल। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर लेखनम। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। श्रवणम, वाचनम, पठनम और लेखनम। उपचारात्मक शिक्षणम किम। उपचारात्मक शिक्षण क्या है। छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति
इससे छात्रों की जो समस्या है वो दूर होती हैं। शिक्षणम इदम समागतेभ्य दोषेभ्य त्रायते। शिक्षणम इदम, शिक्षण में आए हुए जो दोष हैं उनसे यह रक्षा करता है, अर्थात उनको हटाता है। छात्र शिक्षकयो नूतना नाम स्फूर्ति जागृति, छात्र और शिक्षक के बीच में एक नवीन स्फूर्ति जागृत होती है। उपर्युक्त कथन त्रयम सत्यम, तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उससे छात्रों में समस्याएं भी दूर होती हैं, इससे शिक्षण में आए हुए दोषों से भी रक्षा होती है और छात्र और शिक्षण में एक नवीन स्फूर्ति भी जागृत होती है। इसलिए जो राइट आंसर होगा उपर्युक्तम कथन त्रयम सत्यम, अर्थात तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ए धनोपार्जनम, व स्वार्थ साधनम, से सर्वांगीण विकास है और दे सर्वत्र भ्रमणम। जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वो धन उपार्जन करना ही केवल नहीं होता है, ना ही स्वार्थ साधन होता है और ना ही सभी जगह घूमना होता है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य की बात करें तो सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार से बालक का जो विकास होता है वही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, अर्थात सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। से दर्शनेन, व परीक्षया, से मूल्यांकनेन और दे भाषणेन। केवल यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही है दोस्तों। पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात हुई है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो परीक्षण है वो कैसे कर सकते हैं। दर्शनेन, व परीक्षया, से मूल्यांकनेन और दे भाषणेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा परीक्षया, क्योंकि परीक्षा से ज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है, जबकि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से तो तीनों पक्षों की परीक्षण करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बे, परीक्षया। परीक्षा से ज्ञानात्मक क्षेत्र की परीक्षण किया जाता है बालक के का। नेक्स्ट, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम। संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात हमें संप्रेषण करना है तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन एक प्रकार से, तो उसके लिए हमें क्या करना है। ए पूर्ण सज्जा, व सहायक सामग्री, से भ्रमणम और दे भाषणम। तो संप्रेषण के लिए भाषणम ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, भ्रमणम ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, सहायक सामग्री भी नहीं होगा, लेकिन पूर्ण तैयारी, यदि संप्रेषण कार्य करना है तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो पूर्ण सज्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, के अमूर्त वस्तु ने संकल्पना मूर्तिमती भवती। जो अमूर्त वस्तु है उनकी संकल्पना मूर्ति के समान होती है। पत्रकय, व दंडय, से चित्रय और दे पुस्तकय। तो चित्रों के माध्यम से जो अमूर्त वस्तु है उसकी मूर्तिमती, अर्थात मूर्ति के समान मूर्त रूप दिया जाता है चित्र के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर से। नेक्स्ट, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च। छात्रों की जो सुलेख लेखन शैली की अभिव्यक्ति है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रश्नों से, लघुत्रात्मक प्रश्न है या अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो छात्रों में जो लेखन शैली की अभिव्यक्ति है वो सर्वाधिक निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आती है, अर्थात निबंधात्मक प्रश्न में बहुत सारा लिखना पड़ता है, इसलिए जो सुलेख लेखन शैली है वो निबंधात्मक प्रश्नों से ही संभव है। ना अयम लेखन कौशल अभिवृद्धि विषय को विधि, ये ना अयम है। इनमें से लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि नहीं है। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, वर्णबोध विधि, श्रुत लेखन विधि या दृष्ट लेखन विधि। तो अक्षर स्वरूपानुकरण विधि ये भी लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि है, श्रुत लेखन विधि ये भी है और दृष्ट लेखन विधि यह भी है, जिसको जेकाटोट विधि भी कहते हैं। लेकिन जो वर्णबोध विधि है यह लेखन कौशल की वृद्धि की विधि नहीं है, अर्थात ये तीनों तो लेखन कौशल की विधि है, जबकि जो वर्णबोध विधि है यह लेखन कौशल की विधि नहीं है। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर वर्णबोध विधि बे।
पठन कौशलाभिवृद्धौ को अयम विधि प्राथमिकतां भजते। ए वर्ण समाम्नाय विधि, ब कथा विधि, से वाक्य विधि और द पद पद्धति। अर्थात पठन कौशल में अभिवृद्धि करनी है तो उसके लिए जो पहली विधि है वो कौन सी हो सकती है? ए वर्ण समाम्नाय विधि, ब कथा होगी या वाक्य होगी या पद पद्धति होगी। तो सबसे पहले बालक को वाक्य सिखाना चाहिए, अर्थात पठन कौशल में वृद्धि करनी है तो वाक्य से उसके विश्लेषण की ओर बढ़ना चाहिए, अर्थात उसके बाद शब्द को फिर अक्षर को, अर्थात सबसे पहले वाक्य को ही, पूरे वाक्य को बताना चाहिए। अर्थात पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र यहाँ पर काम करता है। इसलिए पठन कौशल में अभिवृद्धि के लिए सबसे पहले वाक्य और उसके बाद उसके अंशों के बारे में बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा से, वाक्य विधि। पठन कौशल अभिवृद्धि विधये वृद्धये अर्थबोधस्य कति स्तरा स्मिथ कर्लिन महोदयाभ्याम प्रतिपादिता। पठन कौशल में अभिवृद्धि के विषय में जो स्मिथ कर्लिन महोदय हैं उन्होंने प्रतिपादित किए कितने? ए 5, ब 4 है, से 3 है और द 6 है। तो पठन कौशल में अभिवृद्धि और अर्थबोध के लिए जो स्मिथ कर्लिन महोदय हैं उन्होंने तीन स्तर प्रतिपादित किए थे, इसलिए राइट आंसर होगा से। लेखन कौशलस्य प्रमुख उद्देश्यम एतदेव। लेखन कौशल का इनमें से प्रमुख उद्देश्य है ए अर्थग्रहणम, ब पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, से वाक्यबोध और द पठितस्य भावाभिव्यक्ति। अर्थात जो लेखन कौशल है उसका प्रमुख उद्देश्य है इनमें से अर्थग्रहण करना तो मौन वाचन का होता है, यह नहीं होगा। पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति अर्थात पढ़े हुए की जो लिख कर के अभिव्यक्ति करना होता है वही लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है, पढ़े हुए का लिखित में अभिव्यक्त करना। वाक्यबोध ये भी नहीं होगा और पठितस्य भावाभिव्यक्ति अर्थात पढ़े हुए को भाव व्यक्त करना तो ये भी नहीं होता है, लेकिन पढ़े हुए को लिख करके अभिव्यक्त करना यही लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब। नाटक शिक्षण विधिषु दोषानाम आधारेण विधिर अयम श्रेष्ठ इति आद्रियते। नाटक शिक्षण की विधियों में दोषों के आधार पर जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? रंगमंचाभिनय विधि, समवाय विधि, व्याख्या विधि, कक्षाभिनय विधि। तो जो रंगमंचाभिनय विधि होती है यह रंगमंच पर की जाती है, इसके लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्चा भी होता है, इसलिए यह एक श्रेष्ठ विधि नहीं कहेंगे। जबकि जो समवाय विधि है, समवाय विधि में सभी का मिला जुला रूप होता है, अर्थात इस विधि को हम एक प्रकार से श्रेष्ठ विधि कह सकते हैं। यह कक्षा में ही करवाई जाती है, इसलिए जो कक्षाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि, इसमें सभी विधियों को सम्मिलित किया जा सकता है। और जो समवाय विधि है, समवाय विधि को प्रोग्रामों पर अर्थात 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ भी इसको करवाया जाता है। तो जो श्रेष्ठ विधि है नाटक शिक्षण की वह समवाय विधि होगी। व्याख्या विधि है, इसमें तो केवल व्याख्या कर दिया जाएगा, तो ये तो पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। और जो कक्षा अभिनय विधि है इसमें छात्रों के द्वारा कक्षा में ही अभिनय करवा दिया जाता है। इसके अलावा एक आदर्श अभिनय विधि भी होती है, उसमें क्या है सभी पात्रों का जो चित्रण है वो अध्यापक ही करता है और कक्षा अभिनय विधि में छात्र करते हैं। व्याख्या विधि में केवल अध्यापक व्याख्या करता है। रंगमंचाभिनय विधि में यह रंगमंच पर की जाती है अर्थात स्टेज पर ही होती है संभव, और इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। जबकि जो समवाय विधि है वो इन सभी विधियों का मिला जुला रूप है, इसलिए जो श्रेष्ठ विधि होगी वो होगी नाटक शिक्षण की समवाय विधि। राइट आंसर हो जाएगा बे। कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषय आधारीकृत प्रश्न भवन्ति। किस पद्य शिक्षण विधि में पाठ्य विषय आधारित प्रश्न होते हैं? लिखितेषु त्रिष्वपि विधिषु अर्थात ये तीनों विधियों में लिखी हुई हैं तीनों विधि इनमें। व टीका विधौ
से खंडान्वय विधौ और दे दंडान्वय विधौ। अर्थात ऐसी कौन सी विधि है इनमें से जिनमें प्रश्न होते हैं वो पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं, न कि व्याकरण पर आधारित। तो जो पद्य शिक्षण की दंडान्वय विधि होती है, दंडान्वय विधि में दोस्तों जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं, जबकि जो खंडान्वय विधि है, खंडान्वय विधि में पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि में जो प्रश्न हैं वो पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं, जबकि जो दंडान्वय विधि है, दंडान्वय विधि में व्याकरण पर आधारित होते हैं। तो टीका विधि होगी नहीं, इसलिए यह तीनों भी नहीं होंगी। नेक्स्ट, और आज का लास्ट प्रश्न है, उदाहरणाम प्रस्ताव है, उदाहरणों को प्रस्तुत करके निरीक्षणम उनका निरीक्षण करना, नियमीकरणम नियमीकरण करना, नियम निर्धारणम नियम निर्धारण करना, परीक्षण करना, च इति सोपानानि कस्य व्याकरण शिक्षण विधेय वर्तन्ते। यह सब सोपान किस व्याकरण की शिक्षण विधि में आते हैं। अर्थात कहने का सीधा सा मतलब है उदाहरण से नियम की ओर जो शिक्षण विधि है व्याकरण की वह कौन सी है। तो भंडारकर विधि है, व आगमन विधि, से अनौपचारिक विधि, या द प्रत्यक्ष विधि। तो भंडारकर विधि है, यह तो व्याकरण अनुवाद विधि है जिसके रामकृष्ण गोपाल भंडारकर प्रतिपादक हैं। जबकि जो आगमन विधि है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद उनका निरीक्षण, नियमीकरण, नियम निर्धारण, परीक्षण आदि कार्य किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। और जबकि जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आगमन और निगमन विधि है। निगमन विधि होती है वो आगमन विधि के बिल्कुल अपोजिट विधि है, अर्थात इसमें उदाहरण से नियम की ओर होता है, जबकि जो निगमन विधि है उसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। याद रखने के लिए अपन रख सकते हैं, निगमन में नी है, नियम में भी नी है, तो वो नियम से उदाहरण की ओर होती है निगमन विधि, जबकि आगमन विधि है वो उसके विपरीत हो जाएगी, तो आगमन से उदाहरण से नियम की ओर। थैंक यू दोस्तों।